हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 ऑफ 11th क्लास। सबसे पहले आपके लिए क्लैपिंग करेंगे क्योंकि आप आ चुके हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट सेकंड हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। तो आज से हम स्टार्ट करने वाला है यूनिट थर्ड, जिसका मेन जो कंपोनेंट है वो है सेल। फिर हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। तो आज हमारा 8 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है, इसका जो नाम है, इसका पूरा के पूरा जो आप ब्रीफ देखेंगे तो पूरा आपका नाम बता रहा है कैसे। देखो, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो हमारी यूनिट का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। तो उसके अंदर जो पहला टॉपिक हम देख रहे हैं वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो सेल है, सेल जो होती है वो पूरी की पूरी बेसिक यूनिट क्यों है, और इसको हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं। क्योंकि सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। कैसे बनती है आपको पता है। जैसे हम एक बात करते हैं, कंपेयर करने का यहाँ पर काम करते हैं। इधर और इधर सेम चीज़ समझना। आपने देखा होगा एक ईंट होती है, उस ईंट पे कुछ लिखा हुआ होता है ना। ऐसे एबीसी कंपनी मान लो, एबीसी कंपनी की ईंट है। फिर एबीसी कंपनी की ईंट से मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया एक दीवार को। दीवार में क्या है, बहुत छोटी छोटी ईंटों का पूरा ग्रुप है ना। उसके बाद उन चारों दीवारों को मैंने मिलाया और फिर उससे क्या बन गया, हमारा पूरा कमरा। और कमरे से हमारा क्या बन गया, पूरी की पूरी एक बड़ी बिल्डिंग, जिसके अंदर बहुत सारे कमरों का एक ग्रुप है। ऐसे सेम टू सेम आप इधर देखना, कंपेयर करना। एक सेल होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या कहलाएगी, एक ईंट कहलाएगी ना, है ना, ब्रिक। वैसे ही यहाँ पे आपके जो सेल है उसको आप कंपेयर करने की कोशिश करना। सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू क्या है, डिफरेंट सॉरी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है सिमिलर टाइप ऑफ सेल, हमने देखा था, ठीक है। तो वो क्या बनाती है, टिश्यू। अब होगा क्या, ये जो टिश्यू बना है इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होंगी और फिर दूसरी डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलेगी, और वो दोनों एक संग रहेंगी तो वो क्या बनाएगी, पूरा ऑर्गन। और इससे क्या बनेगा, इससे ये होगा कि जो डिफरेंट ऑर्गन से अगर एक संग काम करेंगे तो वो कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाएगा पूरी बॉडी। बॉडी कैसे, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कितने ऑर्गन्स है, दो तीन ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ना एक संग। आपका पेट भी काम कर रहा है, आपका इंटेस्टाइन भी काम कर रही है, आपके पैनक्रियाज भी काम कर रही है, आपका लीवर भी काम कर रहा है ना। तो वो क्या है, वो एक सिस्टम ही तो काम कर रहा है ऑर्गन का। तो इसीलिए यहाँ पे आप एक बात देखोगे कि पूरी बॉडी को अगर मैं बिल्डिंग से कंपेयर करूँ तो हमारी पूरी बॉडी की शुरुआत हो कहाँ से रही है, एक सेल से। तो सेल को इसीलिए, अगर सेल नहीं होगी तो लाइफ होगी, मुझे बताओ जल्दी से, लाइफ होगी, सेल नहीं होगी तो नहीं होगी ना। यही पॉइंट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो सेल को इसीलिए क्या कहा गया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो कि अपने टॉपिक के चैप्टर का नाम भी है। अब बच्चों, आज मैं आपके लिए पॉइंट्स लिख कर लाया हूँ, उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है जिसको हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी कुछ नहीं है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किसकी स्टडी होती है, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और डिफरेंट सेल थ्योरी दी गई है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी है, वो क्या है कि जितने भी आपके बायोलॉजिकली मतलब लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीज़ें हैं, उन सभी में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। ये सेल थ्योरी से पता चला है हमारे को। और एक बात और कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे, हम कैसे समझ सकते हैं, जब आपको मैं पढ़ा रहा था आपका सेकंड चैप्टर, तब भी मैंने एक बात बोली थी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म किससे बना है। अगर सेल लेवल पर है, जैसे अगर सिंगल सेल से बना है तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, सेलुलर लेवल। और अगर वो ऑर्गन, मतलब ऑर्गन उसमें है तो उसको बोल देंगे ऑर्गन लेवल। और अगर टिश्यू से बना हुआ है तो उसको हम बोल देंगे टिश्यू लेवल। तो इसमें एक बात लिखी है यहाँ पे कि सारे ऑर्गेनिज्म, उन सभी सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती ही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ रिक्वायर्स,
लाइफ को क्या ज़रूरत है, लाइफ क्या है, और एक लिविंग थिंग के अंदर क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो कोई भी लिविंग थिंग होगी उसमें क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना, और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होगी, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स से बनी हुई होगी बॉडी। ठीक है। अब आती है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहती है कि यूजेस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करके बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझाने का प्रयास। फिजिक्स एंड बायोलॉजी का केमिस्ट्री का यूज कैसे, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसमें शुगर बेस पेयर है, और क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस है, तो और फॉस्फेट ग्रुप भी है ना। तो डिफरेंट केमिस्ट्री लग रही है इसमें, तो इसमें हमको स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेगी। तो उससे हम क्या समझ रहे हैं, बायोलॉजी को समझने का प्रयास ही तो कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही फिजिक्स का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, फिजिक्स का यूज़ हो रहा है आपका कि कोई भी लिविंग थिंग है, उसके अंदर उसका मैटर है, वो मैटर कैसे होगा, स्पेस घेर रहा है, उसका कुछ मास है ना। तो वो मैट्रिक से अपन समझा सकते हैं एक तो बायोलॉजिकल चीज़ को। तो हम क्या करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जैसे कि आपका न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के अंदर आपको थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट एक सर्किट्स वाला काम करता है उसमें ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकली प्रोसेस को समझाने में। एक्सप्लेन्स डाइजेशन, मेमोरी, इम्यूनिटी, डिजीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की हमको चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज सेल। ये सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी मिलेंगे। एनसीईआरटी का पूरा की पूरा क्लिप्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमेशा, आपको पता है। इसकी अलग प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए, हमने पूरी 11th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर है, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर सेल ना होगी तो हमारी बॉडी नहीं होगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब कैसे, उनको कोई और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, एक सिंगल सेल से ही पूरा लाइफ चल जाते हैं। परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस, मतलब एक सिंगल सेल से पूरी लाइफ की प्रोसेस वो हो रही है। एनीथिंग स्मॉलर देन अ सेल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। तो भाई ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ सेल से बनी है, और जो चीज़ सेल से भी छोटी है, मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है आपको मालूम है, 1 से 10 माइक्रोमीटर, है ना। अगर इससे भी कम है, 1 से भी कम है, तो सेल नहीं है, तो फिर वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। ठीक है। अब बात आती है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी। तो अगर पहली बात करूं, सबसे स्टार्टिंग में सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, आपके रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी, 65 में, 1865 में, है ना। एंड इसके जस्ट 1874 में किसने करी, एंटन वॉन लेवेनहुक ने। ठीक है। एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा, 1965 है, क्योंकि 65 तो मेरे को याद है, मैं कंफ्यूज 18 में हूँ, क्योंकि आपको पता है बायो वाले बंदों का। ओह सॉरी, एक प्रॉब्लम ये कि मैं यही स्टार्टिंग के ही पॉइंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो मुझे 65 74 तो याद रहता है, कैसे याद रहता है वही बताऊंगा आपको। इसका आंसर पता क्या होगा, 1665 होगा, और इसका 1674। कैसे याद आता है कि इसके जस्ट 9 साल बाद ही आपके लिविंग थिंग की डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो रॉबर्ट ब्राउन, नहीं नहीं रॉबर्ट ब्राउन नहीं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, रॉबर्ट हुक का नाम होना चाहिए यहाँ पे, पहले हो रॉबर्ट हुक को लिखेंगे हम। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल डिस्कवर्ड करी। ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा, मैं ये देखूँ कि इसको बाद में क्यों लिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया, रॉबर्ट ब्राउन है वहाँ पे। और इसको कब करा, 1665 में। और जस्ट इसके 9 साल बाद 1674 में एंटन वॉन लीवन ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। लिविंग सेल कहाँ से निकाली, खुद के पास में एक पॉन्ड था उनके घर के पास में, वहाँ से एल्गी की लिविंग सेल ली, उस लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। और रॉबर्ट हुक ने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, आपने नाम सुना होगा, कॉर्क जो आपके बोटल्स के ऊपर बना हुआ होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे कैप होती है ना स्ट्रक्चर, बोतल है, बोतल का मुंह है, मान लो ये बोतल है, तो बोतल का मुंह ऐसे बना हुआ होता है। तो इस बोतल के मुंह का ढक्कन को उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि अरे लकड़ी में है क्या, तो उन्होंने खुद के बनाए हुए कंपाउंड, मतलब खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, उस माइक्रोस्कोप में स्टडी करा, तो उन्होंने देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर है, कोश आपके जैसे कोश बने हुए हैं ना, तभी तो कोश का नाम पड़ा है।
तो उसको उन्होंने नाम क्या दिया, सेल। ठीक है, अब बात आता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी। न्यूक्लियस से मैटर करता है क्योंकि सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने के लिए सेल की। अब बात आती है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है, तो बेसिक सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया पे वो सभी सेल से बने हुए हैं। आपके अगर बॉटनिस्ट, जिसमें बॉटनी की बात करें, प्लांट के बारे में बताया कि प्लांट जो है वो सेल से बने हुए, तो कब बताया, 1838 में। किसने बताया, स्क्लैडी ने, है ना। और शिवान ने बताया आपके एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स किससे बने हुए हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं सारे एनिमल्स जो हैं। ठीक है, एक विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि सारी सेल्स जो बनी हुई है, नई सेल्स जो बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। विर्चो, विर्चो नाम है उनका, है ना। कब बताया, 1855 में, विर्चो। ठीक है, याद रहेगा। अब मॉडर्न सेल थ्योरी जो कहती है ना, वो यही है कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुरानी जो सेल्स है उससे ही नई सेल बनती है। ठीक है, अब हम थोड़ा देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। तो यहाँ पर कुछ सेल के स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इस डायग्राम को हम देखेंगे। ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में रखा है, तो आपको बस प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने डायग्राम डाला है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो आपको दिख रहा है रेड ब्लड सेल्स के गोल भी स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा सा इस तरह से डम्बल शेप लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रही है आपको। इसको हम बोलते हैं राउंड एंड बाई कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव। और वाइट ब्लड सेल्स होती है अमोइबॉइड होती है, ये आपको दिख रही है स्ट्रक्चर अमोइबॉइड, है ना। और यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, लंबी लंबी सेल्स जो होती है। ठीक है, इसके अलावा है नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग। इसके अलावा है ट्रैकिया। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, ट्रैकियड सेल्स फ्लोएम में मिलती है। ठीक है, और मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल होती है, और एक थोड़ी सी आपको लॉन्गिट्यूडनल भी दिखेगी। इसको हम बोलते हैं क्या, एक होती है सेल का नाम क्या, वो अपन पढ़ते पैलिएट, मीजोफिल सेल से था वो। अरे स्पॉन्जी वाली भी होती है, स्पॉन्जी सेल्स इसी के टाइप है, मीजोफिल के ही टाइप है, पैलियड और स्पॉन्जी। ठीक है, डिफरेंट आपको शेप्स दिख रही है सेल्स की। वैसे बेसिकली आप सेल की शेप का आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी में अलग अलग शेप्स आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसे बैक्टीरियल सेल्स की बात करोगे तो उसका थोड़ा अलग है। अमीबा की आप बात करोगे तो अमीबा का तो कोई परफेक्ट शेप ही नहीं है। तो हर किसी में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की शेप पाई जाती है। तो उसकी अगर हम बात करना लगेंगे तो फिर तो वो थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे बेसिक सेल कंपोनेंट्स की। बेसिक सेल कंपोनेंट्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये तीन चीजें होती है बेसिक सेल कंपोनेंट्स में। मोस्टली जो है ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा, और एक कोशिका की झिल्ली होगी जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्या है, ये पूरा का पूरा सेल का कंपोनेंट है। बट एक्सेप्शन क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आपकी दो तरह की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। अगर इसको सिंपल डिफाइन करूँ तो यू के अंदर जो यूकैरियोटिक नाम है ना, इसका नाम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा है। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है आपके न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें ट्रू कैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और बाकी ऑर्गेनल्स भी देखने को नहीं मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो अगर सिंपल डिफरेंस आपको देखने को मिले तो देखो आप क्या कहोगे कि पहला फीचर क्या है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स का, कि न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। वही यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनल्स जो भी है वो एब्सेंट होगी किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगी। और डीएनए जो है नेकेड होगा, और यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम की फॉर्म में कहाँ पड़ा होगा, क्योंकि आपके प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम निकालो तो ये सेल वॉल हो गई, फिर ये आपको पड़ा है क्या, डीएनए, या फिर आपका क्रोमोसोम, है ना, जेनेटिक मटेरियल भी पड़ा हुआ है। तो वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी है, वो तो खुला साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है ना। और ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जेनेटिकली हायरार्की देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो सेल होती है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर होता है, जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये वाला, क्रोमोसोम के ऊपर होता है आपका डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है।
ना कि डीएनए पे क्रोमोसोम होता है। ये मत कभी गलत का मत करना, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनेल्स की। आपके लिए एक बात और बताता हूँ कि केवल राइबोसोम ऐसी चीज़ है जो आपके आपको प्रोकैरियोटिक सेल और आपके यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई सा भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दोनों में मिल जाए। ऐसे मतलब ऑर्गेनेल्स की बात करूँ तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर बात करूँ तो आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट होते हैं ओनली इन मतलब आपके सॉरी राइबोसोम जो है आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी होती है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी होती है। और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ओनली कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके एनिमल सेल्स में, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल साइज एंड शेप, क्या किसका साइज है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो है माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है ऑस्ट्रिचेक, लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो नर्व सेल, ह्यूमन आरबीसी की बात करेंगे तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर जो उसका होता है। और शेप डिपेंडेंट ऑन फंक्शन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ह्यूमंस के ऊपर बेसिस पे बात करें अपन ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस में अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूँ, लार्जेस्ट के सामने लार्जेस्ट लिख रहा हूँ मैं ना, लार्जेस्ट होती है ओवम सेल, ओवम। और आपके स्मॉलेस्ट होती है आपकी स्पर्म सेल। बट आप कहोगे कि सर फीमेल्स के अंदर, फीमेल एक्सेप्शन, फीमेल के अंदर जो आपकी स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या हो जाएगी, आरबीसी, स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके मेल के अंदर, सर बड़ी सेल कौन सी होगी, क्योंकि ओवम तो मेल में होता नहीं, तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर क्या कहोगे, आप बोलोगे सर नर्व सेल, नर्व सेल मेल के अंदर बड़ी होती है। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में जो चीज़ें दे रखी है अपन को वही देखनी है। ये आपको ये पूरी ये वाली मत देखना, ये वाली मत देखना आप, ये वाली मत देखना, ये यूकैरियोटिक सेल है भाई। आपको देखनी है ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये बैक्टीरियल जो डायग्राम देखना है आपको, ये वाला। अगर मैं आपके लिए बना भी देता हूँ इस तरह से, कुछ भी नहीं है, सेल ये है, एक फ्लैजेला आपको देखने को मिल जाएगा, ये क्रोमोसोम वगैरह पड़ा हुआ, और ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, और आपका एक बीच ये थोड़े बहुत राइबोसोम पड़े हैं देखने को, है ना। तो ये क्या है, ये आपको जो डायग्राम बनाकर दिखा ना रेड कलर के, वो क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और ये जो ब्लू कलर का दिखा है ये है आपका क्रोमोसोम। और जो ये वाला जो खाली खाली भरा हुआ पड़ा है ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। समझ में आ गया आपको, है ना। आपका पीपीएलओ जो टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके एक तरह के प्लूरोनिमोनिक ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म पूछ लेता है। ये भी आपके क्या है, प्रोकैरियोट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। वायरस इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन है। वायरस क्यों एक्सेप्शन है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में ही वायरस के बारे में पढ़ा था हमने, कि वायरस कैसे होते हैं, लिविंग नेचर भी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी नेचर शो करते हैं। कैसे कि वायरस जो होता है ना, वायरस अगर आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ गया तो वो लिविंग की तरह काम करेगा। बट अगर वो आपकी बॉडी कांटेक्ट में नहीं आया तो वो नॉन लिविंग रह जाएगा। वो जस्ट अब मतलब अगर लिविंग के कांटेक्ट में आएगा तभी लिविंग नेचर शो कर रहा है, वरना तो नहीं कर पा रहा है। तो वो एक तरह का एक्सेप्शन आप मान सकते हैं। अब मिलता है आपके यूकैरियोटिक सेल्स, आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो बच्चों, आपको ये दिख रहा है अंदर ये क्या है, ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर भरा क्या है, न्यूक्लियस का अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना। तो इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा ये, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड, ये होगा इसका न्यूक्लियस, है ना, जेनेटिक मेटेरियल पड़ा है ना। और इसके आसपास आपको दिख के रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एंड आपको ये दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आपको ये मिल रहा है गोल्जी बॉडी, है ना। और जैसे ये एनिमल सेल है तो इसमें आपको वैक्यूल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैक्यूल इसमें एक स्ट्रक्चर ही मान लीजिए आप, है ना। इसमें क्या है, राइबोसोम भी है, ठीक है। और और क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट, नहीं क्लोरोप्लास्ट नहीं, कुछ और होगी स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर ये क्योंकि इसमें वैक्यूल का साइज बड़ा नहीं ना, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होगा, क्लोरोप्लास्ट तो केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको कुछ और आपको दिख रहा होगा, शायद तक प्राइसोसोम से हो सकता है, जिसको हम प्राइसोसोम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, है ना।
अब हम चलते हैं एग्जाम्पल देखने के लिए कि प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो प्रोकैरियोटिक के एक तो बैक्टीरिया सेल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ, 4 इसके एग्जाम्पल होते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होगा? नो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती। नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन है वो नहीं मिलेगी इसमें। जैसे कि आपकी राइबोसोम में, राइबोसोम क्या है? नॉन, मतलब जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है वो वाले ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगी इसमें, और जिनमें नॉन मेम्ब्रेन है, जो नॉन मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, वो वाली मिल जाएगी। आप इसका मतलब समझिएगा, मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज भी कर दिया होगा आई थिंक इस बात पे, कि जो मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाती है वो ऑर्गेनेल्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेगी। राइबोसोम जो है वो है नॉन मेम्ब्रेनियस, ठीक है, आपका ऑर्गेनेल। नेकेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड्स क्या होता है? वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसमें, और फास्टर रिप्रोडक्शन होता है। अब बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैसिलस रॉड शेप होता है, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप, और स्पाइरल स्पाइरल शेप। ठीक है, बैक्टीरियल जो शेप होती है उसमें बैसिलस में रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल शेप, विब्रियो कोमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप, ये 4 तरह के बैक्टीरियल शेप पाई जाती है। तो बैसिलस कैसी होती है? रॉड शेप, लंबी सी, है ना। आपके कोकस स्फेरिकल, ठीक है। कॉमा भी एक तरह का आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, और एक स्पाइरल वाली थोड़ा सा, ठीक है। जो भी स्पाइरल शेप आप देख लीजिएगा। अब बात होती है सेल एनवेलप की, सेल किस तरह से एनवेलप होती है। तो 3 लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं बात करूँ सेल वॉल, सेल वॉल क्या करती है? शेप प्रोटेक्शन वगैरह काम कर रही है, शेप दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, और क्या कर रही है? स्ट्रेंथ दे रही है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ये लेयर की टाइप ही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक तरह की लिटिल सी, एक छोटी सी मेम्ब्रेन है, पतली मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसी के अंदर हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, 2 तरह के आपके बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जिनमें थिक पेप्टिडोग्लाइकिन पाई जाती है, जिनमें थिक पेप्टिडोग्लाइकिन पाई जाती है उसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिनमें थिन पाई जाती है पेप्टिडोग्लाइकिन उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इनमें कलर्स के बेसिस पे जब स्टेनिंग होती है ना, अगर आप पढ़ोगे, हायर स्टडी करोगे, तो कलर के बेसिस पे भी, स्टेनिंग के बेसिस पे आपका ग्राम स्टेनिंग होती है। तो स्टेनिंग के कलर के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है। ठीक है, ब्लू कलर और रेड कलर का कुछ सोर्स में आपको देखना पड़ेगा अगर वो देखना चाहो तो। बाकी आपको याद रखना है ग्राम पॉजिटिव कौन होती है? जिनकी थिक होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकिन, और ग्राम नेगेटिव वो होती है जिनकी थिन पेप्टिडोग्लाइकिन होती है। अब बात आती है ग्लाइकोकैलिक्स। ये कैसे होती है? स्लाइम लेयर होती है, लूज होती है, कैप्सूल थिक एंड टफ। अगर स्लाइम लेयर है तो लूज होगी, स्लाइम लेयर मतलब सिंपल सी है तो लूज होगी, कैप्सूल फॉर्म में तो थिक एंड टफ होती है। अब बात आती है मीसोसोम की। ठीक है, मीसोसोम क्या है? ये इनफोल्डिंग से, इनफोल्डिंग से होती है इस तरह की स्ट्रक्चर, इनफोल्डिंग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन का, जिससे कि आराम से सेल रेस्पिरेशन कर पाए, गैसेज एक्सचेंज हो पाए। रेस्पिरेशन क्या है? गैसेज एक्सचेंज होता है। डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या होता है? मीसोसोम क्या है? एक तरह की इनफोल्डिंग्स है। ठीक है, फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। अब बात आती है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? मोटाल स्ट्रक्चर है, इसमें फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी होते हैं। फ्लैजिला में क्या क्या होगा? फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, 3 चीजें होती है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। पार्ट याद रखिएगा, फिलामेंट क्या क्या होता है आपके फ्लैजिला जो है ना, फ्लैजिला ये होता क्या है? फ्लैजिला और सीलिया 2 तरह की चीज होती है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? फ्लैजिला 2 तरह की चीज होती है, मतलब फ्लैजिला के आपके मोटल स्ट्रक्चर 2 होती है, जिसको हम बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, इसमें होता क्या है? आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, टेल लाइक स्ट्रक्चर, बड़ी सी, है ना। ठीक है, तो ये बीच का जो पार्ट है ना, इसको इधर की डायग्राम बनाओ, तो बीच का जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, ठीक है, और जहां से अटैच होता है उसको बोलते हैं हम हुक। ठीक है, और आगे अंदर जहां पर अंदर की साइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो अंदर की साइड से अटैच है वहां तो उसका तो हुक हो गया ही, और जो अंदर की साइड है उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि बेस है तो बेसल बॉडी। इस तरह का आपका क्या होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है, ये सॉरी आपका फ्लैजिला होता है।
तो फ्लैजेला में क्या बताया मैंने आपको, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। काम क्यों आता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरियल सेल्स में आराम से आपको देखने को मिल सकता है फ्लैजिला। पिली एंड फिम्बरी, ये अटैचमेंट के लिए होती है, केवल अटैचमेंट होती है, हल्की हल्की स्ट्रक्चर होती है पिली, बट ये मूवमेंट के अंदर कोई रोल नहीं होता इनका। ठीक है, अब बात आती है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में मिलता है 70s। दो तरह के राइबोसोम होते हैं। पहली बात तो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दो तरह के होते हैं, 70s और 80s। तो 70s में तो किसके बना होता है, 50s और 30s का। इसमें होती है दो यूनिट होती है, लार्ज यूनिट, सब स्मॉल यूनिट। तो जो आपकी स्मॉल यूनिट है वो 30s की होती है, और स्मॉल आपकी जो लार्ज यूनिट है वो होती है 50s की। वहीं पर जो 80s होता है उसमें क्या होती है, 40s की तो स्मॉल यूनिट होती है, और लार्ज यूनिट होती है आपकी 60s की। ठीक है, इसका नाम है 70s। वैसे तो आपको अगर 70s की बात करेंगे तो वो मिलेगा प्रोकैरियोटिक में, और 80s मिलेगा आपको यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब बात आती है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है, देखो ये आपको समझ में आ गया राइबोसोम का, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट है। पॉलीसोम्स क्या है, मल्टीपल राइबोसोम्स ऑन वन mRNA। पॉलीसोम्स कुछ नहीं है, केवल मल्टीपल जो राइबोसोम्स है किस पर, mRNA पे। ठीक है, अब आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, स्टोरेज मटेरियल। ये काम क्या है, स्टोरेज मटेरियल का काम करना है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स जो है आपका इंक्लूजन बॉडीज है। अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट, कहाँ कहाँ मिलेगी, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई में। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल्स में, बाकी प्लांट आपके फंजाई में प्रेजेंट होती है, और बाकी जितने भी है सब में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। बट यूकैरियोटिक सेल जो है आपको प्लांट, एनिमल और फंजाई में देखने को मिलेगी। तो पहले मैं आपको प्लांट जो है इसका सेल का डायग्राम दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है, देखिएगा। देखो ये बहुत बड़ा वैक्यूल से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कम से कम आपके 75% से भी ज़्यादा हो सकता है, स्पेस खा सकता है प्लांट सेल के अंदर। आपको दिख रहा है अंदर ये न्यूक्लियस दिख रहा है ब्लू कलर का, उसमें है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। एंड इसके बाद में आपको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ठीक है, फिर आता है आपका, आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है, ऊपर एक एनवेलप छोटी सी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है ना, दिख रहा है आपको, है ना, दिख रही सारी चीज़ें। एक हल्की सी झिल्ली लाइक संरचना है, वो क्या है आपकी, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमने गोल्जी एप्रेटस देख लिया, ये गोल्जी एप्रेटस है। आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिल रहा है, ये रहा। ठीक है, ये सॉरी ऑरेंज कलर ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स है। तो आपको इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर कहीं दिख रहे होंगे तो वो राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, इसमें है पेरी ओ सिक्सोम, ये होंगे। ठीक है, और आपका क्या हो सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है इसमें। दिख रहा है आपको, एंड वैक्यूल दिख रहा है आपको। मिडिल लैमेला है, लैमेला क्या होता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जो लेयर होती है मिडिल लैमेला कहलाती है वो। ठीक है, एंड लाइसोसोम है। प्लाज्मोडेस्मेटा भी है इसमें, क्या ऊपर का प्रेजेंट है, सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं ये है एनिमल सेल, इसको भी आप देखिएगा। एनिमल सेल के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है मुझे बताइएगा। सेंट्रियोल दिख रहा है, सेंट्रियोल दिख रहा है आपको। सेंट्रियोल काम का है, सेल डिवीजन में काम आता है ये, आगे देखेंगे अपन। माइक्रोविली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। पेरिक्सो पेरियोसिसोम है, लाइसोसोम है, दिख रहा है लाइसोसोम। राइबोसोम्स दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है आपको, दिख रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, वो भी दिख रहा होगा, जहाँ पर आपके क्या बोलते हैं आपके वो प्रेजेंट नहीं होता, क्या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियर एनवेलप है ना। न्यूक्लियोलस अंदर की साइड होता है, न्यूक्लियस है, एंड गोल्जी एप्रेटिस है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिख गई आपको ये करेक्टरिस्टिक्स जो थे। तो अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, इनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है। एक्सेप्शन क्या है, राइबोसोम को छोड़ के। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम पर क्या है आपका डीएनए होता है।
और न्यूक्लियस कहाँ है आपके सेल के अंदर। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब डिफरेंस करें प्लांट और एनिमल सेल में, तो सेल वॉल प्लांट में होंगे, एनिमल्स में नहीं होंगे। प्लास्टिड होगा, है ना, प्लास्टिड होगा ना, किसमें, प्लांट सेल में होगा प्लास्टिड, और एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है। वैक्यूल लार्ज होगा प्लांट में, और एनिमल में स्मॉल होगा या एब्सेंट हो सकता है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स जो प्लांट में नहीं होगा और एनिमल्स में होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या बनी हुई है, क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी दो चीज़ों से, एक तो लिपिड और एक प्रोटीन से। ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, शुगर भी होता है वैसे तो, बट ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से और प्रोटीन से। ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है आपकी किसको हम कह सकते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। तो इसमें क्या है, लिपिड भी है, दिख रहे हैं आपको लिपिड, लिपिड दिख रहा है आप, है ना। और ये क्या है, ब्लू कलर का प्रोटीन है, इसमें शुगर्स भी हैं और कोलेस्ट्रॉल भी है। ठीक है। बट हमको क्या याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी में तो लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है, और बाकी कोलेस्ट्रॉल और शुगर तो होती ही हैं। ठीक है। तो कंपोजिशन में क्या क्या याद रखना हमको, बायल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से भी बनी होती है। ठीक है। एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का, उस पर हम बात करते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था उसमें सिंगर निकोलसन ने दिया था इसको, सिंगर निकोलसन ने 1972 में, 1972 में, जिसमें बताया गया था कि प्रोटीन फ्लोट इन लिपिड बाइलेयर। ठीक है। इसमें फ्लूइड जो मोज़ेक मॉडल था उसको समझ लेते हैं अपन क्या है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो फ्लूइड है, फ्लूइड किसके लिए यूज कर रहा है, लिपिड के लिए। लिपिड कैसा नेचर शो कर रहा है, क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका लिपिड है क्वासी फ्लूइड नेचर शो करता है, और प्रोटीन क्या होता है उसके अंदर इनेबल्स करता है, लेटरल अंदर की तरफ धसता है, लेटरल मूवमेंट शो करता है प्रोटीन, कहाँ पे, आपके जो फ्लूइड नेचर शो कर रहा है लिपिड के अंदर घुसने का, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर लाइन दे सकती है कि द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। लेटरल मूवमेंट किसको दिखा रहा है, प्रोटीन का, विद इन द ओवरऑल बायलेयर, बायलेयर से होगा। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो ये क्या शो करता है, इसकी फ्लूइडिटी को शो करता है, किसकी, लिपिड की। अगर प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा अंदर धस पा रहा है तो समझ लीजिए कि ज़्यादा जो लिपिड है वो लेयर बहुत ज़्यादा फ्लूइड फ्लूइड है। ठीक है। अब काम क्या कर रही है, ये कर रही है पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, डिफ्यूजन, मतलब जो ऑटोमेटिकली एक तरह से कह सकते हो कि आप बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्सेस के हो रहा है, ठीक है, एनर्जीज के हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, पानी का बाहर निकलना, और ऑस्मोसिस मतलब पानी का अंदर आना। ठीक है। लोअर क्या बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना, और लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाना, वो आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। अब बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम और पोटेशियम पंप। ये क्या होते हैं, आपके यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में, जो कि आपके पोटेशियम और जो सोडियम पंप है उनके द्वारा आपकी चीज़ें अंदर जाती है, कब, एटीपी की हेल्प से। अब बात आती है सेल वॉल की। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट की बात करी मैंने, प्लांट, फंजाई एंड एल्गी वगैरह, और आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। एनिमल्स में प्रेजेंट है नहीं। तो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंजाई। ठीक है। किससे बनी हुई होती है, प्लांट के अंदर सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पैक्टिन से। अगर मैं एल्गी की बात करूंगा तो आपको पैक्टिन याद आना चाहिए। ठीक है। काम क्या है सेल वॉल का, प्रोटेक्शन, शेप, सेल टू सेल इंट्रैक्शन, सेल टू सेल इंट्रैक्शन करना। मिडल में लैमेला होती है जो कि कैल्शियम पैक्टिन होता है, जो कि जोड़ने का काम करती है। और प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रेजेंट करता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। ठीक है। किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही हो रहा है वो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है आपका, इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जिनके अंदर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है।
इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा और प्लेक्सोसोम्स नहीं आएगा। पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको दो चीज सरफेस देखने को मिलेगी। एक होती है रफ, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करूँ अच्छे से। अब आपको दिख रहा होगा डायग्राम, इस डायग्राम को अच्छे से देखना। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, काम क्या है इसका वो सब बताऊंगा। ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ साइड है, ठीक है। तो जहां पर आपके इसका काम क्या है, इस पे ना आपके राइबोसोम आकर चिपकते हैं, ठीक है। तो ये साइड कहाँ की है, इस पे राइबोसोम्स है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई प्लेट है, एक शीट है, शीट पे अगर दाने दाने तो कैसे खुरदरी होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रफ ही तो बोलते हैं। हमारी जो रफ शीट आती है उस पर कैसे खुरदरी सी होती है। और भाई हमारे जो स्मूथ पेपर्स होते हैं उसको हम साफ बोलते हैं ना, उसमें क्योंकि कागज अगर बहुत स्मूथ है उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, है ना। और जो रफ होता है उसमें थोड़ा सा उभरापन होता है, खुरदुरा सा होगा। उसको तो अपन बोलेंगे क्या, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, एक तरह से ऊपरी संरचना दे देगा, ऊपरी स्ट्रक्चर दे देगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे कुछ भी राइबोसोम चाहिए उसको हम बोलेंगे एंडो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर लग के रहे राइबोसोम्स लग रहे हैं। न्यूक्लियर आपको दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर भी है जिसके द्वारा चीज़ों को आदान प्रदान ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस आपको समझ में आया क्या है। मेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस साइट होती है कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में ही होती है ये। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होगी, लिपिड बायोसिंथेसिस होती है यहाँ पे, और स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह भी बनते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है ये। स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ बनेंगे, एनिमल्स के अंदर बनेंगे। अब बात आती है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस में दो मुंह होते हैं, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। कॉन्वेक्स शेप होता है ये ट्रांस वाले का। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। और अच्छा यहाँ पर तो अपन आगे देखेंगे, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर करा था। सिस्ट फेज जो होता है वो रिसीविंग के लिए होता है और ट्रांस फेज होता है शिपिंग के लिए, यहाँ पर आएगा। और ट्रांस जो शिपिंग कौन करेगा, ट्रांसफिस करेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, PMT, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पैकेजिंग करता है और ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ग्लाइको लिपिड की सिंथेसिस करता है। किसकी, दो चीज़ों की सिंथेसिस कर रहा है, एक तो प्रोटीन की और लिपिड। किसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड, ठीक है। अब बात आती है लाइसोसोम्स की। सुसाइड बैग ऑफ सेल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव एट एसिडिक पीएच डाइजेस्ट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड। लाइसोसोम क्या है, सुसाइड बैग ऑफ सेल है, ठीक है। कंटेन क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो वेस्ट निकल रहा है, आपकी सेल का जो वेस्ट है या फालतू की चीज़ है उसको खत्म करने का काम करता है। तो इसीलिए इसके अंदर जो खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। इसका एक्टिव जो होता है ना, ये एसिडिक नेचर होता है इसके अंदर, एक्टिव एट एसिडिक पीएच। डाइजेस्ट क्या करता है ये, प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड्स को, जो आपके प्रोटीन लिपिड्स है जो वेस्ट है और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह उनको खत्म करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या है, बाउंड बाय टोनोप्लास्ट, इसके ऊपर होती है टोनोप्लास्ट की। आपके प्लांट वैक्यूल जो होता है वो 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम कवर करता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अपन ने ये देखा कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। फंक्शन क्या है, स्टोरेज, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। काम क्या है इसका, स्टोरेज करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना एंड एक्सक्रीशन करना। क्या कर रहा है वैक्यूल, स्टोर कर रहा है काम, और ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है और एक्सक्रीशन कर रहा है। जो आपका एक तरह का डस्टबिन, मैं इसको डस्टबिन बोलता हूँ क्योंकि इसमें वेस्ट सारा इकट्ठा हो रहा है और एक्सक्रीशन का काम भी कर रहा है ये, है ना, और स्टोर भी कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसके आगे अपन जब अपन आगे चलेंगे ना तो अपन को पता चलेगा कैसे ATP बन रही है, वहाँ पर अपन देखेंगे। लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं। डबल मेम्ब्रेन कैसे आपको दिख रही है, यहाँ पे एक दिख रही है आपको, आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है ये वाली, इसके जस्ट अंदर भी एक इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन हो गया। इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए होता है। ऐसी ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए है, इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है। इसके पास क्या क्या है, डीएनए है, राइबोसोम है और मेम्ब्रेन भी है। तो ये कुछ ऐसे आपको फीचर नहीं दिख रहे कि इसके अंदर यार खुद का डीएनए है,
राइबोसोम भी है, मेम्ब्रेन भी है। तो यार ये तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ मतलब फीचर्स दिखा रहा है हमारे को माइटोकॉन्ड्रिया एज एन ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होने के बाद भी ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स दिखा रहे हैं। इसका मतलब मैं समझते हो क्या, ये एक तरह का माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुआ है, ये समझिएगा आप। ठीक है, हमारी जो सेल है यूकैरियोटिक सेल वो प्रोकैरियोटिक सेल से तो इवॉल्व हुई है। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आपको जो लाइनिंग लाइनिंग से दिखती है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। और बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, डबल मेम्ब्रेन बॉडी होती है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स क्रिस्टिया, मैट्रिक्स कंटेन्स सेलुलर डीएनए, सेलुलर डीएनए होता है एंड 70s राइबोसोम। 70s टाइप का राइबोसोम होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी था। ये साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की और डिवाइड बाय फिशन, किस द्वारा फिशन डिवाइड करता है, फिशन के द्वारा। अब बात आती है प्लास्टिड की। प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये केवल आपके प्लांट्स में मिलते हैं। प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको आप देखो, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस कराना। क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमो आपको मतलब पता है, क्रोमो का मतलब ही यही होता है, क्रोमो कलर के लिए यूज होता है, कलर। तो कलर के लिए यूज होता है, तो आपका क्रोमोप्लास्ट क्या हो जाएगा, कलर। आपके जो कैरेट वगैरह में कैरोटीन वगैरह है ना, कैरोटीनॉइड वगैरह, वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट तो है, कलर जो दे रहे हैं फल सब्जी और फ्लावर्स वगैरह में जो कलर आ रहे हैं ना, कलर, उस कलर को कौन दे पा रहा है, क्रोमोप्लास्ट दे पा रहा है। फोटोसिंथेसिस कौन काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट काम कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, स्टोरेज का काम कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को आप। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज क्या करता है, आपके ऑयल जो कि लिपिड हम कह सकते हैं, प्रोटीन एंड स्टार्च, इसका स्टोरेज करता है। ठीक है, अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर देखेंगे, ये काम क्यों है, थोड़ा सा उसको आप डीपली देखने का प्रयास करना। ठीक है, पहली चीज तो ये खुद का डीएनए होता है इसके पास। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बाद खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स भी इसमें होंगे। ठीक है, स्ट्रोमा जो है ना, स्ट्रोमा, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन वो, तो वो क्या है आपकी, आपका स्ट्रोमा कहलाता है। और यहाँ पर आपको थैलेकॉइड भी दिख रही होगी, ये इसको बोलते हैं, सिंगल को बोलते हैं थैलेकॉइड। और जो बीच में प्रेजेंट है जिनको जोड़ने का काम कर रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रॉम लैमेला। लैमेला, ठीक है, लैमेला को क्या काम है, दो चीज़ों को जोड़ने वाला काम ही है। जैसे अपन ने एक पढ़ा था लैमेला, है ना, ऊपर भी अभी देखा था अपन ने। तो स्ट्रोमा क्या है, मेम्ब्रेन की एक लेयर है। ठीक है, थैलेकॉइड क्या है, थैलेकॉइड इसको बोल रहे हैं, इसके अंदर जो इसकी यूनिट है वो है ग्रेना, सिंगल यूनिट को बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, डबल मेम्ब्रेन है, पहले ही दिख रही बाहर, दूसरी इनर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद खुद का एंजाइम और डीएनए, एंजाइम्स होते हैं स्ट्रोमा के पास, डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। अब बात आती है ये हमारा राइबोसोम, आपको क्या बोला था, राइबोसोम 2 यूनिट से बनकर बनता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल यूनिट, मतलब स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो अगर 70 टाइप का राइबोसोम होगा तो उसमें क्या होगा, जो लार्ज सब यूनिट है वो क्या होगी, वो होगी आपकी 50s, और स्मॉल क्या होगी 30s। वहीं इन केस ऑफ 80, अभी आपने देखा इसके मैंने बताया 50 और 70 क्या हो गया, अगर 80 होगा तो ये आपका ये होगा 60s और ये होगा 40s टाइप के सब यूनिट, इसको बोलते हैं राइबोसोम। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिख भी रखा है कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में 70s मिलती है, आप लिख सकते हो, और यूकैरियोटिक में मिलती है 40s प्लस 60s। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन में क्या क्या आता है, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये साइटोस्केलेटन क्यों करा है, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है। आपने भी देखो कि थ्रेड लाइक, इससे लंबी सी डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, फंक्शंस, जो अब इनके फंक्शन क्या है वो भी देखते हैं। तो साइटोस्केलेटन में क्या क्या आता है, माइक्रोट्यूबुल्स आता है, माइक्रोफिलामेंट्स आता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आती है ना। इनके फंक्शन क्या है, शेप, मूवमेंट और सपोर्ट करना। एक तो शेप देना होता है, दूसरा मूवमेंट करना, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए काम आता है, और एक सपोर्ट देता है, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। ठीक है, अब बात आती है सीलिया एंड फ्लैजिला।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपको किसके बारे में बताया था, फ्लैजिला के बारे में, अब सीलिया के बारे में समझा देते हैं ना, ठीक है। चलिए बताता हूँ आपको। सीलिया जो है ना आपको कैसे मिलेगा, आपने अगर कभी सीलिया की पहले हम बात करें तो आपने सेल देखी कोई, उस सेल में आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखी, बहुत छोटे छोटे से आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। और जब आप ऐसे आपने कोई स्ट्रक्चर देखी उसमें एक लंबी सी पूंछ लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, पूंछ जैसे स्ट्रक्चर निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लैजिला। सबसे मेन डिफरेंस तो ये आता है, ठीक है। तो सीलिया क्या है, सीलिया आर सिलेंडर, सीलिया सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी, बहुत छोटी होती है। प्रो ट्यूबरनेस, जिसका काम क्या है कि बहुत लार्ज अमाउंट में होती है किसी बॉडी पर, जो कि क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला भी एक तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोट्यूड्स लाइक स्ट्रक्चर ना। और ये क्या करती है, ये भी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो हम देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स अंदर है ना, आपको दिख रहा है सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स। इसके अलावा फिर आपको दिख रहा है माइक्रोट्यूबल्स ही है, लेकिन ये है पेरिफेरल वाली। इसके अलावा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है जिसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ है, रेडियल स्पोक भी है, और सेंट्रल शीथ है। ये रेड कलर की क्या है, सेंट्रल शीथ है। तीन चीजें याद रखनी चाहिए, माइक्रोट्यूबुल होता है इसमें, आपका सेंट्रल शीथ होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, रेडियल स्पोक भी होता है। इसमें इंट्राडाउट ब्लेड ब्रिज भी होता है, ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ना, इंट्रा डाउलेट ब्रिज है। अरेंजमेंट कैसा होता है इसका, 9+2 का होता है। 9+2 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 तो आपको बाहर की साइड दिख रहा है और 2 अंदर की साइड दिख रहा है। तो कैसा अरेंजमेंट हो गया, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। बेसल बॉडी क्या होता है, अंदर जो, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर अटैच हो तो अंदर की साइड जो होगा वो क्या होगी, बेसल बॉडी, बेसल पार्ट इसको हम कहते हैं। इसके बाद होगा आपका हुक, और आगे होगा आपका, जैसे यहाँ पर तो होगा हुक, और ये होगा आपका फिलामेंट, करेक्ट। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स ये कहाँ मिलते हैं, ये केवल एनिमल सेल्स में मिलते हैं। क्या बनाते हैं आपके, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होती है, नॉन ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है। अब बात आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस आपके सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस एक तरह का लीडर होता है सेल का, क्योंकि यही डायरेक्ट करता है कि सेल को कैसा काम करना है। इसके अंदर आपको कुछ पार्ट्स मिलेंगे जो देखने को देख लेते हैं अपन क्या है। बीच में अपन ने देखा था स्ट्रक्चर ऐसी, ये न्यूक्लियस था तो उसके अंदर एक छोटा सा कुछ बड़ा हुआ था, जैसे ब्लू कलर की स्ट्रक्चर देखी थी, तो वो क्या था अपना न्यूक्लियोलस, है ना। इसके अंदर क्या भरा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा भरा रहता है, ठीक है। इसके बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली लाइक संरचना होती है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एक इसके अंदर होता है न्यूक्लियर पोर, जो कि आपके न्यूक्लियर प्लाज्मा और क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मा के बीच में एक कनेक्शन रहता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। डिस्कवरी कब करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मैंने आपको क्या बोला, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म, जो अपना न्यूक्लियो प्लाज्म है, उन दोनों के बीच में एक तरह का मीडिएटर काम करता है, दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। छेद ही नहीं होगा तो भाई कैसे निकला, पासिस, एक तरह का पासिस तो है। न्यूक्लियस में आरआरएनए सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो है मेन वाला है उसमें आरआरएनए सिंथेसिस होती है, और क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसमें डीएनए होता है, और डीएनए किस पे होता है, आपके हिस्टोन पे लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। ये आपका हिस्टोन जो है बेसिक नेचर का होता है, और ये होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है, समझे आप। स्टोन को हम समझेंगे क्या स्ट्रक्चर होती है, आगे देखेंगे आराम से, टेंशन मतलब। अब आती है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है, तो क्रोमोजोम की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ आपको। इस तरह की क्रोमोजोम की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। अभी क्या होता है, मैं ना जहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वहाँ पर मेरे हिंदी वाले बच्चे भी, तो मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोलना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है आपकी, बट मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन अब क्या करें, बच्चों के संग चेंज होना पड़ता है, वो वाला काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये है क्रोमोजोम।
बीच में ऐसे स्ट्रक्चर होती है बीच में, ठीक है, जो कि इन दोनों जोड़ कर रखती है सारे इनकी क्रोमेटिड्स को। तो अब इसके पार्ट्स दिखते हैं, ये आपको क्रोमोसोम इस तरह का दिख गया। तो अभी जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेटाफेज एक ऐसी फेज होती है जहां पर क्रोमोसोम आपको क्लियर दिखता है, क्लियर दिखता है मतलब विजिबल होता है ना, ठीक है। तो ये जो बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और जो ये साइड में ये जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिड। दो की बात करूं तो क्या कहलाती है, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये वाली भी क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब ये वाल इधर साइड में स्ट्रक्चर होती है ग्रीन कलर की बना रहा हूं मैं, ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ये होती है आपकी काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्यों होती है काइनेटोकोर, ये क्या करती है जब स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है तब ये एक दूसरे की तरफ खींचने के लिए जो हुक जैसा काम बनता है ना वो होता है काइनेटोकोर, ठीक है। इसके ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पे टिलोमियर, टिलोमियर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी सैटेलाइट्स भी, ठीक है। ये है आपका पूरा एक क्रोमोसोम का सिंपल डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मेटाफेज का नाम मैंने ऐसे लिखा है, अगर किसको नहीं समझ में आ रहा है कि मेटाफेज ऐसी फेज है जहाँ पर आपको क्रोमोसोम बहुत क्लियर दिखता है। क्योंकि अगर मैंने कहीं आपने नाम सुना हो तो मैं आप हर जगह बोल रहा हूँ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल, कुछ नाम ले रहा हूँ मैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये प्रोफेज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर क्या हो रहा है आपका केवल और केवल जो क्रोमोसोम है वो बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, पर जैसे ही वो प्रोफेज की सेकंड स्टेज जो आती है मेटाफेज, वहाँ पहुंचेगा तो थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है। तो वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम हमको क्लियर दिखना स्टार्ट हो रहा है, क्लियर दिखना स्टार्ट हो रहा है। इसलिए मैं आपको अगर पूछे कि कौन सी स्टेज में अच्छे से क्रोमोसोम दिखते हैं तो याद रखिएगा कौन सी स्टेज होती है, मेटाफेज, याद रहेगा। चलो अच्छी बात है, आपको याद रहेगा, ठीक है। इसको हिंदी में अपन ऐसे लिखते हैं मेटा पेज, ठीक है। बट हिंदी वालों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको अगर हिंदी बीच में कुछ शब्द बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को आप बस थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है डेफिनेटली थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊँ मैं। अभी आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम जो मैंने बताया ना वो क्या है, ये इस डायग्राम को जस्टिफाई करेगा कैसे। जो सेंट्रोमियर मैंने बताया ना, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे हमने क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया। कैसे, इसमें आपको 4 टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। मैंने जो नाम बताया ना उसी के आधार पर आप देखना कैसे। अगर बिल्कुल क्रोमोसोम जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप चीज ध्यान रखना, अगर सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये वाली क्रोमेटिड्स और ये वाली क्रोमेटिड्स, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है तो उसको क्या अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर का अगर बीच में है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटा सेंट्रिक, सेंटर में है ना। मेटा क्यों, मेटा एक आपका जो मिडिल प्लेट होती है ना, मिडिल जो साइड होती है मिडिल बीच की, उसको बोलते हैं मेटा। बायो में अगर आप कहीं देखोगे तो जैसे कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है बीच में आ जाता है सारे क्रोमोसोम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं मेटा प्लेट। मेटा प्लेट क्यों करें, जो मेटा आपका शब्द है ना प्रीफिक्स, वो बीच मिडिल के लिए यूज होता है। तो अगर बीच में अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटा सेंट्रिक। बट अब देख लो आपकी थोड़ा सा अब ये ऊपर की साइड खिसक चुका है, तो ऊपर वाली जो साइड की जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो छोटी हो गई, तो अब क्या हो जाएगा, सब मेटा, मेटा का थोड़ा सा ऊपर डालते हो तो सब मेटा सेंट्रिक। समझ में आ गया आपको, सेंट्रोमियर की पोजीशन से कितना नाम चेंज हो रहा है। और देखा आपने थोड़ा सा और ऊपर खिसक गया और शॉर्ट कर दी, शॉर्ट आर्म कर दी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक, ये वाले को। और फिर आपने देखा कि ये तो बिल्कुल टेलोमेयर के पास में पहुंच चुका है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। ये है टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। ये आपको इसको आपको एनसीईआरटी में लिखने को मिलेगी लाइंस, देखो मतलब लिखी हुई मिलेगी आपको लाइंस, बट मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में समझा है कि क्या है और कैसे आप क्लासीफाई कर रहे हो क्रोमोसोम को। तो मज़ा आया, डेफिनेटली मज़ा आया होगा। क्लास यहाँ पर एंड हो चुकी है, बस माइक्रो ट्यूबल्स और माइक्रो बॉडीज और देख लेते हैं। तो माइक्रो बॉडीज वैसे बहुत छोटा सा पॉइंट दे रखा है लेकिन हमको समझ लेना चाहिए। तो माइक्रो बॉडीज क्या है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, इनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। ये आपको प्लांट और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलेगी, ठीक है।
ये है आपका माइक्रो बॉडीज, और कुछ इसमें दे नहीं रखा था, बस इतना सा एक मेन पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो डेफिनेटली मज़ा आया होगा, आज की क्लास बहुत जानदार थी, मुझे भी मज़ा आया लेकर, आपको भी मज़ा आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ये प्लेलिस्ट में अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं। आज है डेट 11 तारीख, थोड़ा सा मैं डिले चल रहा हूँ, कैसे आज अपन ने 8वां चैप्टर कंप्लीट करा है, बट मेरे हिसाब से जो मेरा टाइम टेबल बनाया था उसमें आज 11वें चैप्टर को जाना चाहिए था, बट अभी मैं 3 चैप्टर पीछे चल रहा हूँ। कारण क्या था, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकली टेक्निक एरर चल रहा था, तो उस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है बच्चों, आपका साथ रहा तो डेफिनेटली अपन ग्रो करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। मेरी इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।